मैंने आपको बोला 3 बॉक्सेस ढूंढने हैं आपने और वो रेड बॉल ढूंढनी है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। तो क्या आपको भी टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में कंफ्यूजन रहती है? वेल इनिशियली मुझे भी रहती थी। ओके सो डोंट वरी, आज हम 4-5 केस स्टडीज ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहली केस स्टडी की, जो कि 24 में पूछी गई है। ये क्या बोल रहे हैं, रोहित, जसप्रीत एंड आलिया अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू और तीनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं और ये बता रखा है कि तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे देखेगा और हमें कौन से क्वेश्चंस का जवाब देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड? ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एच बार, वेयर जसप्रीत का सिलेक्शन होने का जी इवेंट बोल रहे हैं वो, और एच को बोल रहे हैं वो रोहित के सिलेक्शन होने की। ठीक है, और तीसरा इवेंट हम खुद से मान लेते हैं एफ, जो कि आलिया के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। तो इनके तीनों की प्रोबेबिलिटीज तो गिवन है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मींस जसप्रीत, जसप्रीत इज 1/3। एच मीन्स रोहित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, वो कितना दे रखा है 1/5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, आलिया का कितना गिवन है, इट इज 1/4। फाइन, तो सबसे पहले तो हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी जी बार की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी। अगर ये 1/3 है तो 1 - 1/3 करेंगे 2/3 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 1 - 1/5, दैट इज 4/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार मीन्स आलिया के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 - 1/4 विच इज 3/4। ठीक है जी, ये 6 वैल्यूज हमें मालूम है। इन्हीं पर बेस्ड हमारे ये सारे क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। पहला पार्ट कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। पहले तो समझते हैं इवेंट का मतलब क्या हुआ। एटलीस्ट वन ऑफ देम मींस या तो एफ हो जाए या जी हो जाए या एच हो जाए, या फिर ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए, या फिर एफ और एच हो जाए, या फिर तीनों सिलेक्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं, कम से कम एक होना चाहिए ना। होने के लिए तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के 7 केसेस बनते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं सारे 7 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालूं और सबको ऐड करूं। ठीक है, वो तो लेंदी हो जाएगा ना। ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड में हम 1 में से माइनस करेंगे। 1 क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, सारे इवेंट्स की मिलाकर के टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की, उसमें से नन ऑफ देम सिलेक्टेड अगर हम माइनस कर लें तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। 1 में से माइनस करना है कौन सा केस, कि एफ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, जी भी सिलेक्ट नहीं हुआ और एच भी सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी तीनों सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब क्योंकि एफ जी एच इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके कॉम्प्लीमेंट्री यानी एफ बार जी बार एच बार वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब बाय मल्टीप्लिकेशन रूल हम इन तीनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हमने अभी अभी देखी ऊपर। ठीक है, बस ये वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पर और ये आंसर आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ओके, ये तो निकाल लेंगे आप। नाउ सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एच बार, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एच बार डिवाइड करेंगे किससे, जो नीचे होता है यानी जो गिवन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार। तो अब देखें, क्योंकि जी और एच इंडिपेंडेंट हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या जी और एच बार जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाई जा सकती हैं वो भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार लिख सकते हैं और डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार से। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो कि हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा आंसर 1/3 आ गया इसमें तो। ओके, अब आप यहाँ से एक रिजल्ट और ध्यान रखिएगा अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है कब, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों। समझ रहे हैं बात, क्योंकि इसमें जी और एच बार इंडिपेंडेंट थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एच बार किसके इक्वल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के इक्वल ही आ गया। क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब या तो एफ हो या जी हो या फिर एच हो, बाकी दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब जब एफ हो रहा है तो जी नहीं होना चाहिए, एच भी नहीं होना चाहिए। जी हो रहा है तो एफ नहीं होना चाहिए, एच भी नहीं होना चाहिए। एच हो रहा है तो एफ नहीं होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए। ये 3 केसेस बनते हैं और केसेस बनते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक हम ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको निकालने का क्या तरीका है बताया अभी हमने कि एफ जी एच अगर इंडिपेंडेंट है तो एफ जी बार एच बार जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इनकी कॉम्बिनेशंस वो इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी हमें सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। और ये सारे वैल्यूज तो हमने अभी अभी ऊपर देखे ही हैं, 6 वैल्यूज तो हमें मालूम है ना। इसको भी ऐसे ही एक्सपैंड कर लेंगे, जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार। ठीक है, और इनकी सबकी वैल्यूज यहाँ पर रख दी जाएंगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
है ना सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब आप देखिए इसी में एक और पार्ट भी कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर सिलेक्टेड। ठीक है जी, तो टू ऑफ देम आर सिलेक्टेड मींस एफ और जी हो गए, एच नहीं हुआ, एफ और एच हो गए, जी नहीं हुआ, या फिर एफ नहीं हुआ, जी और एच हो गए। बस बिल्कुल वैसा ही जैसे ये किया, इसमें एग्जैक्टली 1 था, इसमें एग्जैक्टली 2 है, तो इसमें भी तीनों केसेस को हम ऐड कर देंगे और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को निकाल करके सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। है ना सिंपल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो अब आगे की केस स्टडी समझने के लिए पहले हम बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, और बेस थ्योरम के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, विच इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, एक एक्सपेरिमेंट लेकर के समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर एक रेड और 2 वाइट बॉल्स हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये तो बिल्कुल ही छोटी क्लासेस का क्वेश्चन हो गया। आप सीधा सीधा बता सकते हैं 1/3 इसका आंसर है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, अब वहीं अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक बैग और है जिसके अंदर 2 रेड और 3 वाइट बॉल्स हैं, अब इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इट विल बी 2/5। ठीक है, अब ये बैग 1 है, बैग 2 है, मैं अब अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। चेंज ये कि हम अब ये कह रहे हैं कि इन 2 बैग्स में से पहले तो एक बैग सिलेक्ट होगा, फिर उस सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकाली जाएगी, उस बॉल का कलर रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बैग 1 सिलेक्ट होने के इवेंट को E1 से डिनोट कर देते हैं और बैग 2 के सिलेक्ट होने को इवेंट E2 से डिनोट कर देते हैं, और रेड बॉल निकलने के इवेंट को हम A से डिनोट कर देते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूछ रहा है। ओके, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कैसे निकाली जा सकती है, हो सकता है जब हम बैग सिलेक्ट करें तो पहला बैग सिलेक्ट हो जाए। अब पहला बैग सिलेक्ट हुआ तो उसमें से रेड बॉल निकाली जाएगी, तो हमें ये वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है, अब आइदर और के केस में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं कि बैग सेकंड सिलेक्ट हो जाए, E2 इवेंट हो जाए, उसके बाद उसमें से फिर रेड बॉल निकाल ली जाएगी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। ये हमें दे देगा टोटल प्रोबेबिलिटी। आप समझ रहे हैं, रेड बॉल निकलने की ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुई। इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इवन ए मींस इवन इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इवन एंड ए प्लस E2 एंड ए, सेकेंड बैग सिलेक्ट हुआ और उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ये मुझे क्या देगा, E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ओके, ये बात समझ में आती है कि E1 मींस पहला बैग निकला, उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, गिवन हो गई ना, E1 इज फर्स्ट बैग, गिवन है कि वो सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर E2 यानी सेकंड बैग सिलेक्ट हुआ है, उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय A/E2। अब आप देखें ये जो A/E1 है वो तो वही है जो हमने यहाँ पर लिखा, 1/3 है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2। ज्यादातर क्वेश्चंस में लिखा होगा कि E1 E2 यानी बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों इक्वली लाइकली हैं तो हाफ हाफ हो जाएगी, यानी ये बैग भी हाफ प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट हो सकता है और ये बैग की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, 50-50% चांसेस है। ओके, तो ये बस वैल्यूज अब हमें पुट करनी है, तो दिस इंटू दिस, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल निकलने की। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट से अगर लिखें तो कुछ ऐसा बता सकते हैं, समेशन P ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। ये बात समझ में आई है, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब 2 बैग क्यों, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 3, 4, 10, 40 जितने भी हो सकते हैं, तो उसमें इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आता है, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट डन। ओके, रेड बॉल निकालनी है, जो भी कुछ निकालना है, तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिए कि यहीं से बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसमें थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा मतलब ये कि अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो ये कि बैग 1 और 2 में अलग अलग बॉल्स है। ठीक है, रेड व्हाइट जैसे हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में लिया। अब हुआ ये कि इसमें से एक बैग सिलेक्ट हुआ, उसके बाद बॉल सिलेक्ट हुई, और जो सिलेक्टेड बॉल है उसका कलर हमें मालूम है कि वो रेड है। हमें ये बताना है कि वो रेड बॉल किस में से आई है, बैग 2 में से आई है या बैग 1 में से आई है। अब बात समझ रहे हैं, मतलब उसका कॉज बताना है, मतलब ये कि रीजन कि भैया अगर रेड बॉल निकली है तो किस वजह से निकली है, बैग 2 सिलेक्ट हुआ था इस वजह से निकली है या बैग 1 सिलेक्ट हुआ था इस वजह से निकली है। तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो ये कि जी रेड बॉल तो निकली है, ये ऑलरेडी गिवन है, वो सेकंड बैग से निकली है। मान लीजिए अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहने वाला है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है,
E2 इंटरसेक्शन ए, मतलब सेकंड बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल क्या है? रेड बॉल दो बॉक्स से निकल सकती है, दो बैग से निकल सकती है, E1 इंटरसेक्शन ए या फिर E2 इंटरसेक्शन ए। तीन होते तो तीन, चार, पांच, जितने भी चाहें वो नीचे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट हुआ, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी और भी अच्छी मिलेगी। आ जाओ। अब देखिए केस स्टडी 2 क्या कह रही है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च, एयर टर्बुलेंस हैज इंक्रीज इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। टर्बुलेंस मेक्स फ्लाइट्स बम्पी एंड ऑफन डिलेज द फ्लाइट। सी आई टेल यू, इस कहानी को आपको समझना तो पड़ेगा, लेकिन कहानी में खो मत जाइएगा। आपको मुद्दे की बात निकालनी है। मुद्दे की बात क्या है? नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या चीज ढूंढनी है? वो दो या तीन या चार बैग्स ढूंढने हैं पहले तो, जिसकी बात हमने अभी बेस थ्योरम के अंदर करी, और साथ में वो रेड बॉल ढूंढनी है आपने। अगर आपको ये तीन चार चीजें मिल गई तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही एक पहला चैलेंज होगा। उसके बाद क्वेश्चन तो हो ही जाएगा वैल्यूज निकाल करके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे, दैट एरोप्लेन ऑब्जर्व्स सिवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस और लाइट टर्बुलेंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। यानी ये तीन बैग्स की बात हो रही है। ये तीन चीजें हैं कि लाइट, मॉडरेट एंड सिवियर, तीन टाइप की टर्बुलेंस होती है। तो इन इवेंट्स को हम E1, E2 और E3 से डिनोट कर लेंगे, जैसे हमने वहां पर बैग्स पे किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों 1/3 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। अगर दो होते तो 1/2 लिया था हमने, तीन है तो 1/3 आ जाएगा, चार होंगे तो 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है कि chances of an airplane reaching late to the destination are so and so। तीनों की रीजन से जितने चांसेस हैं लेट होने के, यानी रेड बॉल इन तीनों बैग में से निकलने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी। वैसे ही यहाँ पर क्या है, अगर हम लेट होना इवेंट ए से डिनोट कर दें तो एक्चुअली में जो ये 55% दे रखा है, बिकॉज अब ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मत चेंज कर दीजिएगा। हमने यहाँ पर लाइट पहले लिखा है, यहाँ पर सिवियर की बात पहले कर रहे हैं वो, ठीक है ना, सिवियर पहले है तो हमें लाइट की बात करनी है। तो आपको ये केयरफुली ध्यान रखना है कि लाइट टर्बुलेंस की वजह से 17% चांसेस हैं कि फ्लाइट लेट हो जाएगी। लेट होना इवेंट ए है, तो लेट किस वजह से हो रहा है? E1 की वजह से, यानी लाइट टर्बुलेंस की वजह से लेट हो रहा है। उसके चांसेस 17% है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 17/100। उसी तरह से अगर हम बात करें A/E2, A/E2 मीन्स लेट होना किसकी वजह से? मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से। तो मॉडरेट टर्बुलेंस कितना है? 37%। तो ये 37/100 हो गया। सिमिलरली अगर हम A/E3 की बात करेंगे, यानी सीवियर टर्बुलेंस की वजह से, तो 55%, तो वो हो गया 55/100। क्लियर है? ये हमारे पास 6 वैल्यूज आ गई। बस इन्हीं को तो यूज करना होता है हमें बेस थ्योरम लगाने के लिए। अब पता चलना चाहिए कि पूछा क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट। तो यानी हमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहे हैं, इसको हमने लेट माना ना, कि ए डिनोट्स कि प्लेन जो है लेट पहुंच रहा है, वो इवेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो हमसे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहे हैं। तो ए यानी लेट कब कब हो सकता है? कि वो E1 की वजह से लेट हो, यानी कि लाइट टर्बुलेंस है तब लेट हो सकता है, मॉडरेट टर्बुलेंस है तब लेट हो सकता है, या फिर सिवियर टर्बुलेंस है तब लेट हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब वो लेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे वो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो बस ये तीन तो हम केसेस निकाल ही लेंगे। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? अब इसमें ब्रेक करना होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगा के। ये तो हमने देखा ना, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, एंड ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, और ये वाला हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। इन सब की वैल्यूज तो हमारे पास हैं ही। ये वैल्यूज पुट करनी है आपने, ये 6 वैल्यूज, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब फर्दर सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि इफ द एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, यानी लेट हो गया है, अब उसका कारण बताओ, रीजन बताओ। रीजन क्या है? कि वो मॉडरेट टर्बुलेंस यानी कि इवेंट E2 की वजह से हुआ है लेट, ये बताना है। तो हमारा ये क्या बनेगा? E2 ऊपर आ जाएगा तीन पॉसिबिलिटीज में से। ये जो तीन पॉसिबिलिटीज हमने लिखी टोटल प्रोबेबिलिटी में, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा। नीचे नीचे तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आएगा ही ना नीचे। तो बस यही हमें फॉर्मूला लगाना है। तो इन तीनों में से ये वाला केस जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, और बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज, ये तीनों पॉसिबिलिटीज डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी कब पूछी जा रही है, बेस थ्योरम कब पूछा जा रहा है, या फिर कोई एक चीज पूछी जाएगी या दोनों चीजें पूछ ली जाएंगी। क्लियर है? ओके।
कुछ और क्वेश्चन भी समझते हैं, क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिलेगी। आ जाओ। तो देखिए ये केस स्टडी क्या कह रही है दैट 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड एंड फर्दर वो बोल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। यहाँ पर 4 केसेस बता रखे हैं ABCD। ए का मतलब व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, तो चाइल्ड के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 24% है। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी। व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, तो चांसेस कितने हैं लेफ्ट हैंडेड होने के 22% एंड सो ऑन। तो 4 केसेस बता रखे। मैंने आपको बोला हर क्वेश्चन के अंदर आपको वो बॉक्सेस ढूंढने हैं, बैग्स ढूंढने हैं और वो रेड बॉल। अगर ये समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली जो ABCD इवेंट्स दे रखे हैं वो हमारे वो बॉक्सेस की तरह से आप मान लीजिए, और इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें इक्वल दे रखी है विच इज 1/4। जनरली ये इक्वल दे रखी होती है, अगर इक्वल नहीं भी होगी तो मेंशन्ड होगा। ओके, यहाँ पर तो मेंशन्ड है कि चारों इक्वल हैं। और L डिनोट कर रहा है इवेंट दैट द चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। अब यहाँ पर जो है 24% 22% ये दे रखे हैं, इनका मतलब है दिस इज L/A। ओके, L गिवन A, चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है कब? जब A इवेंट हो रहा है, यानी फादर एंड मदर दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हैं। वो कितना है? 24% मीन्स 24/100। सिमिलरली L/B का मतलब क्या हुआ? व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, यानी B इवेंट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 22%, यानी 22/100। तो आप समझ रहे होंगे L/C का मतलब हो गया 17% एंड L/D का मतलब हो गया 9%। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, बस यही तो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमें। तो ये मिल गया तो अब हम आंसर दे सकते हैं। पहला पार्ट तो सीधा ही L/C पूछ रहा है, तो वो तो 17/100 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ L बार गिवन A। L बार गिवन A का मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ L गिवन A। ठीक है, इसमें हमने यही वाला फॉर्मूला यूज करा दैट A बार का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 माइनस L/A का मतलब 24%, 24 डिवाइड बाई 100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब A/L की अगर बात करें, वो हमारा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, A/L की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड तो हो गया, इट इज गिवन। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द इवेंट A, यानी कि जब फादर एंड मदर दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हैं, उस वजह से हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? राइट, तो मैंने बताया बेस थ्योरम क्या देती है, इट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। तो कॉज क्या है? A कॉज है तो A ऊपर आएगा, यानी A इंटरसेक्शन L, और नीचे आ जाएगा A इंटरसेक्शन L प्लस B इंटरसेक्शन L। 4 केसेस है हमारे पास नीचे, एंड C इंटरसेक्शन L प्लस D इंटरसेक्शन L। ये बात समझ में आती है? ठीक है, बस अब इसका फॉर्मूला तो अगेन हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज L/A, और नीचे हमारे पास इसी के चारों को हम एक्सपैंड कर लेंगे। तो इनमें से ये वाला केस तो सेम यहाँ पर आएगा ही, PA इंटू L/A, एंड इसी तरह से हम PB इंटू PL/B, और उसी से C वाला और D वाला केस भी यहाँ पर आ जाएगा, और इन सब की वैल्यूज हम जानते हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, इसी के और पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, find the probability that a randomly selected child is left-handed. Now what is given? That exactly one of the parents is left-handed. तो one of the parents is left-handed का मतलब एक लेफ्ट हैंडेड हो और दूसरा राइट हैंडेड होना चाहिए। तो ये बी इवेंट है। व्हेन बी इवेंट क्या है? व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड। तो एक तो वो बी इवेंट वाला गिवन बोल रहे हैं कि बी इवेंट गिवन है, और दूसरा कोई केस है इसमें, यस फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, यानी ये सी भी पूछ रहे हैं, और उस केस में लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड होना चाहिए, यानी वो ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ L/C पूछ रहे हैं आपसे। ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो दोनों ही राइट हैंडेड है और ये दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो हमें बेसिकली बी और सी वाला केस निकालना है। तो बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज तो हमें ऑलरेडी मालूम है, L/B एंड L/C, इसको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 22 प्लस 17%, दैट इज 39%। ओके, विच इज 39/100। बस ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको बेसिकली बैग्स ढूंढने हैं और वो रेड बॉल, आप बस ये दिमाग में रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेस थ्योरम का या टोटल प्रोबेबिलिटी का, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज जयंत, सोनियन, ओलिवर प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। ठीक है जी, तो 3 जो लोग हैं, जयंत, सोनियन, ओलिवर,
फॉर्म्स प्रोसेस कर रहे हैं और उनके फॉर्म प्रोसेस करने की परसेंटेज दे रखी है। ओके, कि कितने फॉर्म्स सोनिया प्रोसेस करती है या जयंत प्रोसेस करता है, ये सब लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है जयंत हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06। इनके एरर रेट दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इतने फॉर्म प्रोसेस करेंगे तो इतना परसेंटेज एरर है कि वो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है सोनिया ने कितने फॉर्म प्रोसेस करे और एरर कमिट किया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे वो एक और भी पूछ रहे हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, लेट E1 E2 E3 बी दी इवेंट्स दैट जयंत सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हम इनको इवेंट्स को E1 E2 E3 ले लेते हैं, यानी जो फॉर्म्स प्रोसेस किए गए, जयंत ने जो फॉर्म प्रोसेस करे उसको हम E1 इवेंट से डिनोट कर रहे हैं, और सोनिया वाले को E2 से कर रहे हैं, और ओलिवर को E3 से डिनोट कर रहे हैं। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट हैं। दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट वन जो हमने अभी तक क्वेश्चन देखे। उसके अंदर मैंने आपको बोला 3 बॉक्सेस ढूंढने हैं आपने, और वो रेड बॉल ढूंढनी है। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बॉक्सेस तो हमें जयंत सोनिया ओलिवर जो फॉर्म्स प्रोसेस कर रहे हैं वो दे रखा है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे जिनमें इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/3 या 1/4 या 1/2 मतलब सेम रहती थी। इस क्वेश्चन में तीनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब वो रेड बॉल ढूंढनी है, तो यहाँ पर देखिए वो रेड बॉल क्या है, इट इज एक्चुअली दी एरर। जो प्रोसेस कर रहे हैं फॉर्म्स ये 3 लोग, उसमें जो एरर निकल करके आ रही है दैट इज दैट रेड बॉल। ओके, बिकॉज इसको लिखा भी हुआ है इन्होंने, ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर, तो इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं। यानी जयंत जब फॉर्म प्रोसेस कर रहा है तो एरर कितना आ रहा है, इट इज गिवन दैट इट इज 0.06। बात समझ में आ रही है। एंड एरर होने की प्रोबेबिलिटी कब, जब फॉर्म प्रोसेस कर रही है सोनिया, तो कितना है 0.04 गिवन है। एंड एरर कब, जब ओलिवर प्रोसेस कर रहा है, यानी E3 इवेंट जब हो रहा है तब एरर आने की प्रोबेबिलिटी इट इज 0.01। ये बात समझ में आ गई। ये वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमसे कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। 6 वैल्यूज हमें मालूम है जो हमें चाहिए थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। जो सेकंड है हमारा वो सोनिया का है E2, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही हो गया सीधा सीधा। ओके, एंड फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। बिल्कुल, अब हमें यहाँ पर निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी एरर आने की टोटल प्रोबेबिलिटी कब कब हो सकती है, जब E1 प्रोसेस करे यानी कि जयंत प्रोसेस करे, या फिर तब जब सोनिया प्रोसेस करे, या फिर तब जब ओलिवर प्रोसेस करे। ओके, और इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। ओके, and this is plus probability of E2 into probability of E/E2, and this is same, इसको भी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। और ये 6 की 6 वैल्यूज हमें मालूम है, ये पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया हमारा। ऑल राइट, तो थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस फॉर्म। इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया इन्होंने, क्वेश्चन को ट्विस्ट दे दिया। क्या बोल रहे हैं वो, कि फॉर्म जो पिक किया है मैनेजर ने उसमें एरर तो आई है, गिवन है ये कि जी फॉर्म में एरर है। अभी तक तो हम कर रहे थे किसकी वजह से है, जयंत की बात कर रहे हैं। वो जयंत हमने किस इवेंट को लिया, E1 को, तो E1 की वजह से है ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं E1 की वजह से नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें E1 बार गिवन E निकालना है। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E निकालना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है। ये हमसे अभी तक हम क्वेश्चन में देख रहे थे, पूछा जा रहा था। अब हमसे इन्होंने E1 बार पूछ लिया तो कोई बात नहीं जी, हमें भी आता है ये करना। 1 माइनस कर देंगे हम इसको, पहले ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए तो बेस थ्योरम है हमारे पास, E1 गिवन E विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E, और नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाली, ये वाली। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, वैल्यूज पुट करेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाए। और ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं आपसे, देर आस्किंग समेशन बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E i गिवन E का
अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, एंड दैट इज E1 गिवन E प्लस E2 गिवन E प्लस E3 गिवन E। ये वाली तीनों प्रोबेबिलिटीज का समेशन ही तो पूछ रहे हैं, और ये तो आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज नथिंग बट, अभी देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, E1 इंटरसेक्शन E गिवन प्रोबेबिलिटी E, ये हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, E2 इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E3 इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो तीनों में कॉमन है, तो नीचे एलसीएम आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और ऊपर बचा हमारा E1 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E। और ये क्या है एक्चुअली में न्यूमरेटर, अरे भैया ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये तुमने अभी अभी ऊपर यूज करी ना इस क्वेश्चन के अंदर, यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाली थी हमने, ये वाली। तो इसका मतलब तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया, विच इज नथिंग बट 1। ऑलराइट, तो ये हमने 4 केस स्टडीज डिस्कस करी, और ये रहा 5वां केस स्टडी जो कि 24 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ मैं। इसका सोल्यूशन आप पहले निकालिए और उसके बाद चेक करिएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, डोंट वरी। ये देखिए, ओके, तो ये अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा, एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इस पर बेस्ड और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आता है, मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।